हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सब लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। आज आप लोग की एक समस्या और सॉल्व हो गई होगी। बहुत दिन से आप लोग प्रॉब्लम में थे कि सर आप पूरा दिखते नहीं हैं, बहुत थोड़े से दिखते हैं। मैंने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। एक्चुअली वो बात ये है बेटा कि चीज़ों को ग्रोथ करने में समय लगता है। एक दिन में कोई चीज़ ग्रोथ नहीं करती, थोड़ा तो समय लगता है। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। और मैंने एक स्टेप ये भी ले लिया कि आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। और इसीलिए 2 दिन से मैं पिछले कोई क्लास नहीं बना पाया, क्योंकि आप लोग को मैं देखता नहीं हूँ। फिर भी कल थोड़ी सी क्लास बनाई थी, इधर थोड़ा मौसम भी मानसून डाउन है और इसलिए हल्की बारिश हो जाती है, बादल हो जाता है और उसके बाद फिर अपलोडिंग में दिक्कत होती है। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम सही हुआ, हमने कहा चलिए क्लास बनाते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपसे कहते हैं कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी होगी, आप वहाँ से जा करके सारे क्वेश्चन मुझसे ले सकते हैं। ठीक है ना। उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी एडिट करके मैंने वीडियो में इन क्वेश्चन को फिट नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो लगभग सब जगह अवेलेबल है। मैंने सोचा कि आपको न्यूमेरिकल कराने से सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा दूं। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट द एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ओके बेटा, सो देखते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज राइट डाउन इन द बुक्स। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का वो है क्या चीज। क्वेश्चन है बेटा, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है। एक्चुअली क्या हुआ, एक घन दिया हुआ है बेटा, घन आप अच्छे से पहचानते हैं और इस घन की जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। यानी जो साइड दी हुई है घन की वो 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसका जो आयतन है बेटा वो कितना होगा। तो आप जान जाएं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। लेकिन अगर बात करें क्यूब की, तो क्यूब में लेंथ और ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना। मैं तीनों को L लिख दूं तो V इज इक्वल टू L टू द पावर 3। So now here L is equal to 1 centimeter cube and now 1 centimeter means 10 to the power minus 2 meter। and जब आप क्यूब करोगे इसका तो V is equal to 10 to the power minus 6 मीटर क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब हो जाएगा। ये आ गया आपका वॉल्यूम। उसके बाद इसी क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था। इसी क्वेश्चन का देखें सेकंड पार्ट बी में क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है बेटा। ठीक है ना, मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। रेडियस आपको दे रखा है बेटा 2 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखा है कितना बेटा, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ये हाइट दे रखा है। उसके बाद फिर पूछ क्या चीज रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको बता दूं अगर ये बेलन है तो इस बेलन में ये रेडियस, आज मुझे थोड़ा छाला पड़ा हुआ है, ये इसकी हाइट है बेटा। अब इसका वक्र मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया, एक तो वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h प्लस और ये बगल का वृत्तीय पृष्ठ πr², इधर वाला भी πr², यानी कुल मिलाकर के 2πr/h प्लस 2πr²। अगर आप चाहें तो इसमें से 2πr को कॉमन कर लें, यहां बचेगा बेटा h प्लस यहां क्या बचेगा बेटा r बचेगा। ठीक है ना। आपको यहां से निकालना होगा h। 2 पाई की वैल्यू सबको पता है 22 बटे कितना 7 और r की वैल्यू भी सबको पता है कितना बेटा 2। और आंसर आपसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलना चाहें तो 10 से मल्टी कर दें, मिलीमीटर बदलना चाहें ये आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा, यानी 20 मिलीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 20 मिलीमीटर ये r की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, ये त्रिज्या हो गया। उसके बाद बेटा h प्लस r कह रहा है। अब h की बात 10 सेंटीमीटर है, अगर आप इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 से मल्टी करेंगे तो ये 100 मिलीमीटर हो जाएगा। और बेटा प्लस अब r की बात अगर आप कर लेते हैं तो r 20 सेंटीमीटर है तो 20 मिलीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर था। तो अब देख लें यहाँ से अब क्या कहते हैं, इसमें जो सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा। आप देख लें 22 दूना कितना होता है 44 और 44 दूना कितना होता है 88, यानी 800 कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, और बड़े कितना हो गया बेटा 7 हो गया। उसके बाद मल्टी कर दें कितना हो जाएगा 100 और 20, 120 मिलीमीटर हो जाएगा बेटे।
और मिलीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एस इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो बेटा मैं इतना डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं स्पष्ट शब्दों में क्या लिखूंगा, क्लियर सी बात लिखूंगा, वो ये रहेगा 1.5 गुणे 10 की घाते कितना बेटा 10 की घाते 4 मिलीमीटर क्या स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, ये हो गया आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, इस तरीके से पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ध्यान दीजिएगा, कोई गाड़ी है दैट इज रनिंग फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर्स, ओके। उसके बाद कह रहा है वह 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है, मतलब इन टाइमिंग 1 सेकंड व्हाट इज द डिस्टेंस इट्स विल बी कैलकुलेट। सो नाउ v इक्वल्स टू प्रोवाइडेड, एक्चुअली ये भी कहा हुआ है 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है, तो यूनिट को आपको ध्यान में रखना होगा। 18 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टी कर दें और आवर्स को 3600 सेकेंड्स लिख दें, एंड नाउ 20 कैंसिल आउट बाय 20 एंड हियर रिमेन्स 1800 मीन्स 2 5 या 10 एंड 2 9 to 18 या 36, okay beta, and that's now meter per second. We can now this is 18 ja 2 9s and 2 9s, so that 2 9s 18, 2 9s 18, it will be completed. कट v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल, ये तो आपको बड़ी आसानी से मिल गया। वेलोसिटी मिल गई है, टाइमिंग आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लें डिस्टेंस को। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो नाउ डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इट्स प्रोवाइडेड इन 1 सेकेंड, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, सो s इज इक्वल टू 5 मीटर सेकेंड, सेकेंड कैंसिल आउट, दैट्स नाउ इट्स कंप्लीटेड, ओके बेटा। एंड नाउ see the D part of the question of the first question. What is that? शीशे का आपेक्षिक घनत्व, the relative density what's provided 11.3, okay, and now given इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कह रहा है इसकी रियल डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का जिसके बारे में बात कर दिया जा रहा है, कह रहा है उसकी रियल डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और कैलकुलेट इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो नाउ इट्स वेरी इजी, यू नो वेरी वेल what is that the relative density formalized as the real you have to say, आप कह सकते हैं उसको निरपेक्ष एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन क्या बोलते हैं इसको, अगर रेशियो में कर दें, अनुपात में कर दें, जो आंसर आएगा वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। सो इट इज प्रोवाइडेड यू 11.3 एंड डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर, जब आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को तभी आपको रिलेटिव डेंसिटी मिलती है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दैट्स नाउ हियर बेटा डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी मल्टी 11.3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट इज इन द आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई थिंक समथिंग आस्क इन द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आल्सो। यस बेटा, इफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज हियर डेंसिटी ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी 1.13, मैं दशमलव के कहीं इधर ले आया, 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी चाहते हैं बहुत इजी है, 1.13 मल्टी 10⁴ किलोग्राम मीन्स 10⁻³ and meter cube means what is meter, 1 meter means 100 centimeter and now its cube that means is equal to 1.13 10⁻³ okay, and now that is 100⁻³ इसका मतलब 10⁻³ कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ओके 10⁻³ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, सब कुछ तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है। 1 किलोग्राम था, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल सही है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी ये मीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये क्यूब कर दिया, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए
10 की घाते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये बेटा, और ये हो गया ऊपर वाला ग्राम में चेंज हो गया और नीचे वाला सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। मैंने वही यूनिट ही रखा हुआ है, इसको ग्राम में बदल दिया है, ये तो अब सेंटीमीटर क्यूब ही है। अब इसको काट दो, इसको मल्टी करा दो, डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू 11.3, एक 10 बचा है ना, मल्टी करा देंगे तो 11.3 ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया बेटा आपका डेंसिटी ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मिल गई आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी और किलोग्राम किस में भी, पर मीटर क्यूब में भी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका इसी एनसीईआरटी का ही। पहले प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। एक क्लियर एक्सप्लेनेशन मांग रहा है किसी क्वेश्चन का। पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसका जरा सा मतलब समझें। कह रहा है जब तक आप ये ना क्लियर करें कि आप किस में माप रहे हैं, किलोग्राम में माप रहे हो, ग्राम में माप रहे हो, सेकंड में माप रहे हो, ठीक है ना, मिनट में माप रहे हो, जब तक आपको ये ना पता हो कि आप जिस राशि को तौल रहे हो, मेजर कर रहे हो, जिस क्वांटिटी को, उसको किस में मेजर कर रहे हो, जब तक आप ये चीज नहीं क्लियर कर रहे हो कि आप ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी का कंपेरिजन किससे करा रहे हो, तब तक आप किसी चीज को छोटा या क्या नहीं कह सकते, बड़ा नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है ना, इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब आप किसी चीज को छोटा बड़ा कहें यानी तुलना करें तो ये भी बताएं कि किससे, बिना इसको बताए आप कभी भी क्या ना करें, तुलना ना करें। उन्होंने कहा अगर ऐसा आप नहीं करते फिर भी आप किसी चीज को छोटा या क्या कहते हैं, बड़ा कहते हैं, तो फिजिक्स के लेवल से वो चीज वैल्यूलेस है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कहना बेवकूफ़ी है कि वो छोटा है या फिर क्या है, बड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को आप देखिए, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो आप उसको ऐसा बना दीजिए कि जब आप उसको छोटा या बड़ा कहिए तो वो अर्थहीन हो जाए, यानी मानक के साथ कही जाए, ठीक है ना। जैसे एक स्टेटमेंट मैं आपको कह रहा परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, जैसे क्या कह रहा है कि परमाणु बहुत क्या है, बहुत छोटे पिंड होते हैं, ठीक है। मान लिया इस चीज को कि परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, एटम इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, यस, लेकिन एटम स्मॉल किसके कंपैरिजन में है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में है एटम स्मॉल कि किसी सुई के नोक के कंपैरिजन में? जरा आप मुझे बता सकते हैं किसके कंपैरिजन में एटम स्मॉल है? एटम स्मॉल है सुई के नोक के कंपैरिजन में, ठीक है ना। निडल की जो फ्रंट होती है उसके कंपैरिजन में एटम स्मॉल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एटम क्या नहीं है, स्मॉल नहीं है। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है, सुई के नोक से या इस पेंसिल की नोक से एटम बहुत क्या है, स्मॉल है। अब आप कह सकते हैं इसको छोटा है बड़ा, क्यों? क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो सुई के किससे बेटा, नोक से। ये एक परिभाषित मानक हो सकता है यहां पर इस तथ्य को बेसफुल करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। ऐसा कह रहा है कि जेट वायुयान अत्यधिक किससे चलता है बेटा, गति से चलता है। मैं आपसे ये चीज कह सकता हूं कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, लेकिन प्रकाश से तो तेज नहीं चलता जेट वायुयान। जो हमारी जेट है वो लाइट से तो स्पीड में नहीं चलती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो जेट वायुयान है वो ट्रेन के कंपैरिजन में काफी क्या चलती है, तेज चलती है, ठीक है ना। ये हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है, इससे भी बड़े क्या है बेटा, प्लैनेट्स हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है, इससे भी बड़े स्टार्स हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसी स्टेटमेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन के लिए अर्थ को मानक एक डिफाइन स्टैंडर्ड की तरीके यूज कर रहे हैं। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इस कमरे की वायु के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। ये प्रश्न कह रहा है कि इस कमरे की वायु के अणुओं की संख्या बहुत क्या है, अधिक है, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं, लेकिन फिजिक्स के व्यू से ये एक बेसलेस स्टेटमेंट है, क्योंकि छोटा या बड़ा कहना, कम या ज्यादा कहना, आप किसके कंपैरिजन में ये बात कह रहे हो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं ऐसे कहूं कि इस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या से क्या है, ज्यादा है, मतलब 6.023 × 10⁻23 इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना।
ये तो केवल किसी चीज के एक मोल में होता है, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा है, ये कहना सही है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। अब जरा आप सोच कर देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है, जरा एक चीज ये सोच कर देखिए, ये पहली बात तो स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी होता है, स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ बुक में। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होता है, बहुत भारी होता है। तो मैं आपको इस स्टेटमेंट के बारे में कह सकता हूं, ये सही है कि इसमें आप कंपैरिजन दे रहे हो, इसमें कोई असत्यता नहीं है। अगला कह रहा है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है। कैसे, देखिए जो ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है, और प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है, सेकंड। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत क्या है, कम है। तो हम कह क्या सकते हैं यहाँ पर, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर कंपैरिजन करूँ मैं किसका, इस ध्वनि की चाल का प्रकाश की चाल से v/c, तो 10⁻⁻6 नियर अबाउट आएगा, तो बहुत ज़्यादा कम हो गया ये भी। v c के कंपैरिजन में बहुत ही क्या है, कम है, ठीक है ना। आपने देखा ना 10⁻⁻6 आ गया। सो दैट हम यहां से एक हमको मोरल क्या मिलता है कि जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करें, मेजर करें, तो ये चीज बताना, जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप किससे उसको क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। ओके बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक लंबाई नापने के लिए, नहीं क्वेश्चन है कि लंबाई नापने के लिए कौन सी माप सबसे यथार्थ होगी, या कौन सा यंत्र सबसे परिशुद्ध होगा, सबसे ज्यादा प्रेसिशनफुल होगा, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी माप होगी, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। प्रश्न में मैं आपको दिखा रहा हूं। कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके पैमाने पर 20 विभाजन है, ठीक है ना बेटा, जिसके पैमाने पर 20 विभाजन है। एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का वर्नियर कैलिपर्स, ये बेटा आपका एक इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स। कह रहा है कि इसके पैमाने पर कह रहा है कि 20 विभाजन है, ठीक है ना। पैमाने पर इसके कितने विभाजन है, 20 डिवीजन है। उसके बाद कह रहा है सेकंड इसी का कि अगला कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कह रहा है स्क्रू गैस। स्क्रू गैस के बारे में क्या स्पेशलिटी दी है कि चूड़ी अंतराल इसका 1 मिलीमीटर ये दे रखा है, चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है बेटा, और इस पर जो डिवीजन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 डिवीजन दे रखा है। ये आपको 100 डिवीजन दे रखा है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है बेटा, एक प्रकाशिक यंत्र, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में क्या दे रखा है देखें। कह रहा है कि जिसकी गति प्रकाश की तरंग गति की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग गति की सीमा के अंतर्गत लंबाई को क्या कर सकता है, माप सकता है। अच्छा, कह रहा है प्रकाश के गति की सीमा के अंतर्गत लंबाई माप सकता है। अब आप जरा सा मेरी बात को ध्यान से सुने, तब आप समझेंगे। जब तक आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे समझ नहीं सकते। देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, पहले कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स पैमाने पर जिसके कितना विभाजन है, 20 विभाजन है। कौन सी माप कितनी यथार्थ होगी, कौन सी माप कितनी क्या होगी, यथार्थ होगी। आप पहले इसको समझें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यथार्थता के लिए जो जरूरी है वो है कि आप छोटी से छोटी माप नाप सकें, छोटी से छोटी माप बिल्कुल एक्यूरेट नापें। यानी सच कहें तो आपका जो अल्पतमांक हो, लीस्ट काउंट, वो वास्तव में बहुत क्या हो, कम हो, ठीक है ना। अल्पतमांक आपका बहुत क्या हो, कम हो, कम से कम हो। तब आप जितना छोटा से छोटा आप लेंथ माप पाएंगे वही आपकी एक्यूरेसी होगी, आपका शुद्धता उतनी ज़्यादा होगी।
अब आइए जरा वर्नियर कैलिपर्स में देखते हैं कि ये कितना छोटा से छोटा क्या कर सकता है बेटा, माप सकता है। कौन? वर्नियर कैलिपर्स। तो पहले वर्नियर कैलिपर्स कितना छोटा माप सकता है, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा अल्पत क्या, मांक। अल्पत मांक बराबर होता है क्या, एक खाने का मान वर्नियर कैलिपर्स का। आपको मैं वर्नियर कैलिपर्स की अलग से वीडियो कल ही दे दूंगा, ठीक है। एक खाने का मान बटे फिर क्या कहते हैं बेटा, वर्नियर पर बने क्या, भागों की संख्या। वर्नियर पर बने भाग, ठीक है ना। आप जरा स्वयं देख लें, एक खाने का मान, वर्नियर के एक खाने का मान बेटा 1 मिलीमीटर होता है। पटरी का जो 10 खाना होता है उसका एक खाना, ठीक है ना, वर्नियर के एक खाने का मान होता है। और उस पर जो भाग बने हैं वो कितने भाग, आपका क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कितने भाग बने हुए हैं, 20 भाग बने हुए हैं। डिवाइड कर देंगे तो 0.0 कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0.05 ही आएगा, सॉरी नहीं, पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे डिवाइड कर लोगे, ये मिलीमीटर में आया। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलने की कोशिश करेंगे, मिलीमीटर किसमें बदलने करेंगे, सेंटीमीटर में, तो 0.05 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। यानी छोटा से छोटा वर्नियर कैलिपर्स इतना नाप पाएगा, 0.05 क्या, सेंटीमीटर, या फिर 0.5 मिलीमीटर। आप जरा ऐसे निकालते हैं किसका बेटा, स्क्रू गेज का। अब जरा स्क्रू गेज का निकालते हैं, देखिए स्क्रू गेज का कैसे निकलेगा। यहां देखिए स्क्रू गेज की अल्पत मांक, स्क्रू गेज का अल्पत मांग बहुत क्लियर दिख रहा है। इसका लिस्ट काउंट, चूड़ी अंतराल बटे फिर क्या कहते हैं कि क्या, गोल पैमाने पर भागों की संख्या। ये मैं आपको सिखाऊंगा इसको अलग वीडियो में। अब यहीं पर तो सारे क्वेश्चन इसी के तो मिलेंगे नहीं कि यहीं सिखा दूं। गोल पैमाने पर भागों की क्या बेटा, संख्या। अब देखें चूड़ी अंतराल अगर देखें तो मैं आपको बता दूं इसका जो चूड़ी अंतराल होता है बेटा वो कितना होता है, वो होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। और गोल पैमाने पर भागों की संख्या आपको दी हुई है कितनी, 100। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.001। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाए 10 लगाए 0 बढ़ाए, सही है। तो ये अगर आप इसको किससे बदलेंगे, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए मिलीमीटर को आप और 10 से भाग करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, इतना। अब ये देख लीजिए, ये छोटा कितना माप सकता है, 0.5 मिलीमीटर। ये छोटा कितना माप सकता है, 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर की बात करें तो ये 0.05 सेंटीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में बात करें तो ये माप सकता है क्या, 0.001 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा छोटा तो यही नाप पा रहा है कौन, स्क्रू गेज। तो इसकी क्या है, परिशुद्धता ज़्यादा है। लेकिन अभी एक प्रश्न और है कि ज़्यादा परिशुद्ध कहीं ये तो नहीं, प्रकाश की गति की सीमा के अंतर्गत जो नापता है, जरा ये भी तो देख लो। हो सकता है इसका अल्पतमांक, किसका, प्रकाशिक यंत्र का अल्पत मांग क्या चीज, तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। प्रकाशिक यंत्र कितना क्लियर नापेगा, यह डिपेंड करता है कि प्रकाशिक यंत्र में आप जिस प्रकाश का प्रयोग कर रहे हो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रकाशिक यंत्र में आप जिस प्रकाश का प्रयोग कर रहे हो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः प्रकाशिक यंत्र का जो तरंगदैर्घ्य होता है 5000 6000 एंगस्ट्राम। तो 5000 अगर एंगस्ट्राम कह दें तो क्या कहते हैं, 5000 एंगस्ट्राम मतलब 10 की घाते -10 मीटर। यानी अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 5 × 10 की घाते कितना बेटा, -7 मीटर। अगर इसको सही से कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा, 5 × 10 की घाते -7 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदला जाए बेटा तो कितना आ जाएगा, 100 मल्टी कर देंगे तो 5 × 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। मीटर में आ गया। अगर इसको बदल दिया जाए किसमें, मिलीमीटर में बदल दिया जाए तो 5 × 10 की घाते कितना बेटा, माइनस कितना 3 माइनस कितना 4 मिलीमीटर। यानी अगर सही शब्दों में देखा जाए तो सबसे छोटा यही नाप रहा है 0.003
कितना बेटा 5 मिलीमीटर। सबसे छोटा यही नाप रहा है, कौन? प्रकाशिक यंत्र 0.0005 मिलीमीटर। मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, तरंगदैर्घ्य को ही बदल दिया है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू रख दी मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर हो गया। मीटर को चेंज कर दिया किसमें? सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो देखने पर जो सबसे छोटी माप आई वो किसकी आई बेटा? प्रकाशिक यंत्र की आई। यानी सबसे शुद्ध जो नाप सकता है वो कौन नाप सकता है बेटा? प्रकाशिक यंत्र ही नाप सकता है। यानी प्रकाशिक यंत्र की परिशुद्धता जो होगी वो सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, अगले को कह रहा है कोई, बहुत ध्यान से, 4th क्वेश्चन है, पहले ध्यान से देखिए। प्रश्न है कोई छात्र 100 आवर्धन की एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वाह क्या प्रश्न है। मैग्निफिकेशन दे रखा है 100, ठीक है ना, बाल की मोटाई मापना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि 20 टाइम्स वह प्रेक्षण लेता है, यानी 20 बार मापता है बाल को, यानी प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट्स टेकन 20 टाइम्स। आफ्टर दैट कह रहा उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मिलीमीटर है, ठीक है ना। यह सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात होता है, बाल की औसत मोटाई सूक्ष्मदर्शी द्वारा। प्रेक्षित यानी सूक्ष्मदर्शी ने क्या दिखाया? प्रतिबिंब दिखाया बेटा। प्रेक्षित सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब बताती है, ये जो माप बताती है 3.5 मिलीमीटर, ऐसा दे रखा है आपकी पुस्तक में। कह रहा बाल की अनुमानित मोटाई क्या है, यानी वास्तव में आपसे वास्तविक मोटाई पूछ रहा है, जो आप आंखों से देखकर बताओगे वास्तविक मान क्या चीज है, ठीक है ना, ये पूछ रखा है आपसे। मैं आपको बता दूं आवर्धन आप बचपन से जानते हो, ठीक है ना, आपने 10th क्लास में भी बेटा मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखा होगा। वो होता है प्रतिबिंब की मोटाई जो प्रतिबिंब ने बताया, और फिर मैं आपसे कहता हूं क्या चीज बेटा? जो वास्तविक मोटाई है, ठीक है ना, वस्तु की वास्तविक मोटाई। राइटिंग पे नहीं जाएगा, मैं इतना बोल देता हूं जो आप सोचकर और सुनकर समझ सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज प्रोवाइडेड 100 एंड प्रतिबिंब की मोटाई इज 3.5 मिलीमीटर एंड द वास्तविक आकार यू हैव टू नो दिस। आपको यही मेजर करना है बेटा। तो हम आपको वास्तविक मोटाई बताते हैं, वास्तविक, सुंदर सुंदर लिखूंगा, चलो अब ये बेटा इसको इधर ले आए, ये बचा 3.5 mm एंड 100 को नीचे ले आओ बेटा। उसके बाद वास्तविक मोटाई जो आपको प्राप्त होगी वो डिवाइड करने पर दिस इज व्हाट 0.035 मिलीमीटर, दिस इज द वास्तविक मोटाई। अब देख लीजिए अगला प्रश्न जो आपसे 5वां प्रश्न कह रहा है, लिखना नहीं है, इसको सुनना है 5वें प्रश्न को। मैं जो आपसे कह रहा हूं बेटा, क्या चीज मैं कह रहा हूं, कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। दे दूंगा सर। देखिए पहला पार्ट क्वेश्चन का है क्या, कह रहा आपको एक धागा और एक मीटर पैमाना दिया जाता है, यानी आपको एक पटरी दी गई है बेटा और आपको एक धागा दिया हुआ है, ओके। फिर कह रहा है आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। अजीब बात है, भला धागे का व्यास वो भी पटरी से मेजर हो सकेगा? बहुत मुश्किल है कि आप धागे के आकार को किससे मेजर कर सकें, पटरी से। तो फिर बताओ अब क्या किया जाए। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करोगे। देखो देखिए आप करेंगे क्या। आज मुझे हो गया छाला, ठीक है ना, और इससे वजह से मैं बोलने में थोड़ा सा टफ फील कर रहा हूँ, सो दैट इसीलिए 2 दिन से क्लासेस कम बन पाई। आइए खैर आपको बताता हूँ कि कैसे आप माप पाओगे उसको। देखो मान लो ये पटरी है, ये अगर ये पटरी है तो पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम इस पटरी से उस धागे की पूरी लंबाई नाप लेंगे, पूरी लंबाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 5 है। 5th, माना धागे की कंप्लीट लेंथ स्मॉल एल है, ओके बेटा। उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं, मैंने क्या किया, मैंने पटरी से माप भी ली है, पटरी से ही मापी है, और मैंने फिर क्या किया, मैंने पूरे धागे को एकदम सटा सटा के पूरे धागे को क्या कर दिया, लपेट दिया। और जब पूरे धागे को लपेट दिया मैंने बेटा, मैंने
पूरे धागे को क्या कर दिया, लपेट दिया। चलिए क्या है कि और जब पूरे धागे को लपेट दिया बेटा ऐसे, तो कितने फेरे बने, मान लेते हैं n फेरे बने। माना फेरों की क्या बेटा संख्या कितने बेटा n, ऐसे लपेटा है मैंने एकदम सटा सटा के, ये बीच में स्पेस बचा नहीं है। अब चूंकि फिगर बना रहे हैं तो मैं तो नहीं बना पाऊंगा ना बेटा, बचा नहीं है बिल्कुल। मान लेते हैं जब लपेटा तो कितने फेरे बने, n फेरे बने। उसके बाद फिर मैं क्या कहता हूं कि जब आप लपेट रहे थे बेटा कलावा की तरह, तो एक फेरे में कितना लेंथ हुआ, कै फेरे में, एक फेरे में जितना लेंथ हुआ वो भी इसी पटरी से क्या कर लिए, नाप लिए। ठीक है ना, एक फेरे में कि तार की कितनी लंबाई आई। ठीक है ना, तो एक फेरे में लंबाई नाप लिए। एक फेरे में तार की क्या बेटा लंबाई, एक फेरे में तार की लंबाई मान लो कितना, कैपिटल L, केवल एक फेरे की, एक फेरे का पूरा तार, परिधि इसको आप कहेंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद फिर क्या चीज है, मैंने एक काम और किया, पूछो क्या, मैंने उसी पटरी से ये भी नाप लिया कि वो जब आप तार ऐसे एक एक करके ऐसे ऐसे लपेट रहे थे उस धागे को ऐसे ऐसे करके बेटा, तो कितने में आया वो तार। मान लो इतने में नहीं आया वो तार, इतने में कुछ नहीं लिपटाया, पटरी खाली है इतने में आया, तो इस चौड़ाई को भी मैं क्या कर लूंगा, नाप लूंगा। वो जो ऐसे ऐसे लपेटा था ना बेटा, जैसे कलावा बहुत लोग बहुत बांधने के शौकीन होते हैं, ऐसे पूरा लपेट लेते हैं, तो कितने भाग में आया, जैसे मेरे इस शर्ट की जो भी बोलते हैं उसको मुझे याद नहीं है, बाँह जो है इतने में आई है ना, पूरे में तो नहीं आई है, तो ऐसे मैं इतने में नाप लूंगा कि कितने में आया वो। ठीक है बेटा, यानी कि क्या, लपेटने पर कितना लंबा स्थान उसने क्या किया, घेर लिया। यानी क्या कहूंगा, इतना तो मैंने नापा ही, मैंने ये भी देखा कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्या 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 क्या, क्या कह सकते हैं बेटा, तार को लपेटने पर, तार को क्या करने पर बेटा, लपेटने पर कुल पट्टी की, जो पट्टी बन गई लपेटने पर, चौड़ाई, कुल पट्टी की क्या बेटा चौड़ाई, कितना मान लेते हैं, स्मॉल b, ये मान लो इतना लंबा था और यहां तक लपटाया ऐसे, तो यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है बेटा, b है। कुल चौड़ाई कितनी है, b है बेटा, समझ सके इस चीज को ना। अब आइए, कुल चौड़ाई b है। अब जरा ध्यान दो, मैं अब निकालता हूं सबसे पहले क्या, सबसे पहले निकालता हूं क्या, फेरों की संख्या, कि मैंने कितना फेरा लगाया। तो फेरों की संख्या, फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, कुल लंबाई, धागे की संपूर्ण लंबाई L, और क्या माना के फेरों की क्या संख्या है, और एक फेरे में तार की लंबाई, तो कुल लंबाई, जैसे आप मेंसुरेशन लगाते हैं, कुल तार की लंबाई को एक फेरे की लंबाई से डिवाइड कर देंगे, और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, स्मॉल n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्मॉल n, यानी क्या, फेरों की, हम कहते हैं 10 मीटर मान लो तार है, 1 मीटर एक फेरा लेता है, तो कई फेरा लगा दोगे, 10 फेरा लगाओगे, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, सर ये देखिए, ये तो आपका तार था, आपने ऐसे ऐसे लगाते चले गए, आप ऐसे ऐसे लगाते चले गए, ऐसे ऐसे लगाते चले गए, तो एकदम सटा सटा के, दो लोग के बीच में कोई स्पेस नहीं है, आपको पूरी चौड़ाई कितनी मिल गई थी, b मिल गई थी, और इसमें कुल कितने आए फेरे, n फेरे आए, तो पूरी b चौड़ाई को अगर n से डिवाइड कर दें तो एक फेरे ने कितनी जगह ली है, कै फेरे ने, एक फेरे ने कितनी जगह ली है, यही तो व्यास हो जाएगा तार का बेटा। तो क्या कहते हैं, तार का व्यास बराबर, तार का व्यास बराबर क्या बेटा, कुल चौड़ाई पट्टी की, पट्टी की कुल चौड़ाई बटे फेरों की क्या, फेरों की संख्या। तो पट्टी की कुल चौड़ाई थी कितनी, b, और फेरों की संख्या कितनी बेटा, n, यानी b बटे n बराबर कितना, n। और जानते हो पट्टी की चौड़ाई उसी पटरी से नापेंगे जो पटरी हमको दी गई थी एक्सपेरिमेंट में, और n हमारा कितना है, स्मॉल l बाई कैपिटल क्या l, यानी b l बटे स्मॉल l। इस तरीके से हम तार का क्या पा जाएंगे बेटा, व्यास पा जाएंगे। कितना आसानी से निकल गया ना।
ये देखिए दिमाग है ये कि आप पटरी और उसी धागे का प्रयोग करके कितने अच्छे से आपने निकाल लिया, ठीक है ना। बेहद इजी तरीका था ये निकालने का। अब देखिए प्रश्न का अगला भाग क्या कहता है। इसी 5वें प्रश्न का ये ए भाग था, अब इसी 5वें प्रश्न का बी भाग देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या बढ़ाने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यथार्थता हम कहते हैं, एक बात बताओ, आपसे कह रहा हूं, प्रश्न को लीव कर दो। पटरी ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप क्या करते हो, अगर आपको 0.5 नापना हो तो आप एकदम एग्जैक्ट नाप लेते हो, करेक्ट एकदम। 1 नापना हो तो एकदम एग्जैक्ट नाप लेते हो। लेकिन अगर 0.67 नापना हो तो आप नहीं नाप पाते। 0.6 तो नाप दोगे, 5 के बाद 1 अंक यहां तक एकदम करेक्ट नाप दोगे। लेकिन ये जो 7 है ना, ये इस खाने और इस खाने, आई एम सॉरी, इस वाले नहीं, जो 7 है ना वो इन दोनों खानों के कहां पड़ेगा, बीच पड़ेगा। तो आप उसके बीच वाली दूरी को नाप नहीं पाते। ये जो 7 है ना बेटा, इन दोनों खानों के बीच 10 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन दोनों के बीच जो 10 खाने हैं, इन दोनों के बीच जो 10 खाने हैं, 6 के बाद 0.6 है ये, तो 0.6 यहां तक, इन दोनों के बीच जो 10 खाने हैं उसका 7 गिनना पड़ेगा तुमको। 1 2 3 4 5 6 7, तब आप एक्यूरेट जाकर के कहीं इसको क्या कर पाओगे, नाप। लेकिन जब इसके बीच वो 10 खाने क्या नहीं है, बने ही नहीं हैं, इसके बीच 10 खाने क्या नहीं है, बने ही नहीं हैं, तो भला आप कैसे खींच पाएंगे। यानी आपकी यथार्थता करेक्ट पटरी से नहीं होगी। इसका कारण कौन था, इसका रीजन था इसके अंदर खाने ना बने होना, ठीक है ना। यानी कि अगर खाना बना होता तो आप आराम से वो भी मेजर कर लेते। यानी वास्तव में खानों की संख्या बढ़ा देने पर, छोटे छोटे खानों की संख्या क्या कर देने पर, बढ़ा देने पर, यह बात सच है कि यथार्थता बढ़ जाती है। हम छोटे से छोटे माप को करेक्ट माप सकते हैं, खानों की संख्या क्या करने पर, बढ़ाने पर। अब प्रश्न को सुनिए, कह रहा है क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना क्या है बेटा, संभव है। तो मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आप खानों की संख्या इसे छोटा छोटा इसके अंदर वाला भी बढ़ा दोगे तो यथार्थता और ज्यादा बढ़ जाएगी, और छोटा से छोटा माप को क्या कर सकेगा बेटा, माप सकेगा, ठीक है ना। हो गया, यानी खानों की संख्या बढ़ाने पर यथार्थता बढ़ जाती है और छोटा छोटा आप माप पाएंगे। एकदम एग्जैक्टली बात सही है। अब देखिए क्वेश्चन का अगला पार्ट सी कह रहा है वर्नियर पैमाने द्वारा पीतल के किसी छड़ का माध्य व्यास मापा जाना है। वर्नियर पैमाना है, उससे आपको व्यास नापना है। ये पीतल की छड़ मान लीजिए वर्नियर से। आगे क्या कह रहा है कि केवल 5 बार अगर आप प्रेक्षण लेते हैं तब अधिक यथार्थ होगा कि 100 बार प्रेक्षण लेने पर अधिक यथार्थता होगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि बेटा, बहुत क्लियर सी बात बता दे रहा हूं कि यथार्थता तब ज्यादा होगी जितने बार आप प्रेक्षण ज्यादा लोगे। 100 बार नापोगे तो यथार्थता और ज्यादा होगी। आपको बता देते हैं एक संबंध भी कि जो यथार्थता होती है, आज से याद रखिएगा, यथार्थता प्रेक्षणों की संख्या के वर्ग की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। जितनी अधिक बार यथार्थता, जितनी अधिक बार आप प्रेक्षण लोगे यथार्थता उतनी ज्यादा होगी। यथार्थता प्रेक्षणों की संख्या के वर्ग के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरीके से आपका ये 5वां प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं 6ठा प्रश्न क्या है इसका। देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी मकान का फोटोग्राफ 35 मिलीमीटर स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है ना। एक मकान है, इसका फोटो लिया गया, इमेज, और उस इमेज को जब एक स्लाइड पर
रखा गया तो वो फोटो जितना स्थान घेर रही है, वो घेरा गया स्थान आपका सवाल बता रहा है 1.55 मीटर स्क्वायर घेरा गया स्थान। अब आप जान लो वो प्रतिबिंब का ही तो, भाई फोटो में तो प्रतिबिंब होता है ना बेटा, फोटो में तो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब ने जितना स्थान घेरा है वो प्रतिबिंब का क्या है, क्षेत्रफल। यानी असल में ये प्रतिबिंब का क्षेत्रफल है। 1.55 क्या बेटा, आई एम सॉरी 1.75, ठीक है ना, और वो भी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, ठीक है, हो गया। अब देखें प्रश्न में आगे कह रहा है कि स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि इसी स्लाइड को, इसी किसको बेटा, स्लाइड को, इसी स्लाइड को मान लीजिए आप, मेरी बात आप प्लीज मान जाए मेरी बात, इस स्लाइड पर ये पिक बनी हुई है, ठीक है ना, इस पर जब लाइट डाला गया, क्या डाला गया, लाइट डाला गया, प्रकाश, तो इसकी एक बड़ी सी इमेज बनी, एक स्क्रीन पर बड़ी सी इमेज बनी, किस पर बेटा, स्क्रीन पर, और बड़ी सी जो इमेज बनी इसकी एक बड़ी सी क्या बनी बेटा, इमेज बनी। अब जब बड़ी सी इमेज बनी वो 1.55 मीटर स्क्वायर है, यानी इसने जो एरिया लिया इतना एरिया इसने कवर किया प्रतिबिंब ने, ठीक है ना, तो ये तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल था, और ये किसका, ये उस प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया गया क्या है बेटा, क्षेत्रफल है, ठीक है ना। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है तो स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल कितना आता है बेटा, 1.55 मीटर स्क्वायर, लिखा तो है। तो स्लाइड पर स्लाइड का स्क्रीन पर क्या बेटा, क्षेत्रफल 1.55 क्या मीटर स्क्वायर। ये स्लाइड का किस पर क्षेत्रफल है बेटा, स्क्रीन पर क्षेत्रफल है, ठीक है ना, किसका, स्लाइड का, किस पर क्षेत्रफल, स्क्रीन पर। यानी ये जानते हैं यही स्लाइड है, यही वाला, यही है, यही, इसी को रख करके प्रकाश डाल करके इसका प्रतिबिंब बनाया गया, ठीक है ना। जब इसका प्रतिबिंब बनाया गया तो उसमें कितना आया, 5 मीटर स्क्वायर। यानी आपका अंतिम प्रतिबिंब कौन है, ये है अंतिम प्रतिबिंब, ये है, ये अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब है ये, किसका अंतिम प्रतिबिंब है, किसका बेटा, स्लाइड का, इसका। अब आपसे क्या पूछ रखा है, क्या बताना है आपको, कह रहा है कि प्रेक्षित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन, यानी आपसे पूछ क्या रखा है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन आपसे पूछ रखा है। तो आपको बता दें कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आप क्षेत्रफलीय आवर्धन निकाल दीजिए, सबसे पहले आप कौन सा आवर्धन निकालिए, क्षेत्रफलीय। तो फिर क्या है, अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे स्लाइड पर जो प्रतिबिंब बना है बेटा उसका क्षेत्रफल, स्लाइड पर प्राप्त क्षेत्रफल डिवाइड करना है, ठीक है ना। आइए मैं यहां डिवाइड करता हूं, यहां पर, तो ये कौन सा आवर्धन मिलेगा, ये मिलेगा क्षेत्रफलीय आवर्धन। 1.55 गुणे 10 की घाते कितना, 4। मैंने एक काम किया है, मीटर स्क्वायर को बदल दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, बड़े 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से जो आपका क्षेत्रफलीय आवर्धन आएगा बेटा वो 8857 क्या मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफलीय आवर्धन है, ये मैग्निफिकेशन लेकिन एरियल है।
8800 कितना बेटा 57, ठीक है ना। ये आप आवर्धन तो बिना विमा की राशि होती है ना बेटा, कट जाएगा। तो ये क्षेत्रफलीय आवर्धन आया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, रेखीय आवर्धन। तो आपको बता दे रहे हैं आज से लीनियर, क्या लीनियर मैग्निफिकेशन, आज से याद रखिएगा, एरियल मैग्निफिकेशन का अंडर रूट होता है, यानी इसका अंडर रूट कर लीजिए 8800 कितना 57 का, और इसका जो अंडर रूट आएगा बेटा वो 94.1 आएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप सारे क्वेश्चंस को। देखें आगे क्या है इसमें। अगला प्रश्न है, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 मिलीमीटर, ये तो मैं बता दिया। 7th प्रश्न क्या है, 7th क्वेश्चन, सार्थक अंकों की संख्या। ये तो बहुत सिंपल है, कह रहा सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। क्या है 0.007 मीटर स्क्वायर। आप देख लें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल एक है, वो है 7, एक ही सार्थक अंक है। क्यों, ये लोग लिए नहीं जाएंगे। दूसरा देख लें, 2.64 इंटू 10 टू द पावर कितना 24, क्या बेटा केजी। इसमें 3 घातों वाला नहीं दिया था। तीसरा देखिए 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें बेटा 4 सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4। अगला देखिए 6.320 जूल। इसमें भी 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगला देखें जी, एक चीज याद रखिएगा 0.032। अगर दो प्राकृतिक अंकों के बीच में आ जाता है, नेचुरल नंबर्स के बीच में आ जाता है, नेचुरल संख्याओं के 0, तो वो भी सार्थक अंक है। अगर लास्ट में आता है नेचुरल संख्याओं के, तो वो भी क्या है बेटा सार्थक अंक है, याद रखेगा। अगला है 10.0006032। स्पष्ट जान जाइए इसको। क्या जान जाएंगे, इनको नहीं लिया आता, चूंकि अगर ये तीनों यहां पर भी कोई अंक होता सार्थक तो ले लिया आता, लेकिन अगर शुरुआत में दशमलव के बाद 0 है और दशमलव के पहले भी 0 तो ये सार्थक अंक नहीं है, केवल इसमें 4 सार्थक अंक है। ये हो गया सार्थक अंकों की क्या संख्या। उसके बाद आपको सार्थक अंकों पर बेस्ड मैं क्या बताता हूं बेटा, कैलकुलेशन बताता हूं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे सर क्लास में जब पढ़ाते थे तो क्लास कितनी अच्छी लगती थी, बिल्कुल केवल मजाक करते थे और क्या बोलते हैं कि बहुत हंसी आती थी। जी हाँ, ये सही है। शायद मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास कोई नहीं देता रहा होगा। बच्चे इंतजार करते थे कि 8 बेल के 8 बेल सर मेरी क्लास में रहें। सही है ये, लेकिन ऑनलाइन क्लास से मुझसे ये चीज़ नहीं होती। लेकिन जब लाइव पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं है, बातें होंगी आपसे कुछ बीच में, लेकिन जब ऐसे ही पढ़ा कर रिकॉर्ड करना था तो फिर नहीं करता हूँ, ताकि जल्द से जल्द वीडियो निपटे, अधिक से अधिक मैं वीडियो में बता सकूँ। ठीक है, पढ़ते रहिए। आइए लाइव में मजा लीजिएगा, पढ़ाई में मजा मत लीजिए। पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए करिए गंभीरता के साथ। अगला प्रश्न, किसी धातु की आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई, एक तो छाला निकला है मुंह में। लंबाई दे रखा है बेटा 4.234 मीटर, चौड़ाई दे, चलो राइटिंग सुधार लेते हैं। चौड़ाई दे रखा है 1.005 मीटर, 1.005 मीटर, और मोटाई दे रखा है बेटा, चलो इसको टी से दिखा देता हूं, कितना दे रखा 2.01 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखें बेटा, कह रहा है कि इस सीट का क्षेत्रफल
और आयतन ज्ञात कीजिए। पहली बात तो सीट आयताकार है, लेकिन उसमें एक खास बात है। मैं जानता हूं आप वो खास बात समझ नहीं सकते अपने दिमाग से, उतना दिमाग ही नहीं है आपके पास, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ओहो, ये देखें सीट का क्षेत्रफल। ये उस सीट को आप देख पा रहे हो ना बच्चे, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, और ये जो आप देख पा रहे हो बेटा, ये इसकी मोटाई है। समझ गए? अब क्षेत्रफल की बात करें ना अगर, तो आगे का हिस्सा, पाछे का हिस्सा, बगल, अगल, ऊपर और कहां, नीचे, यानी पूरा जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा बेटा 2LB BT और LT, ये होगा बेटा पूरा पृष्ठ क्या क्षेत्रफल जो होगा वो ये होगा। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है बेटे, तो वैल्यूज कैसे पुट की जाएं वो देखें। 2L 4.234 मीटर मल्टी बी देखें बेटा 1.005 मीटर प्लस बी आपको ब्रीथ दी हुई है 1.005 मीटर मल्टी, आपको मोटाई भी दी हुई है, लेकिन आपको जो मोटाई दी हुई है ये थिकनेस सेंटीमीटर में दी है, मैं इसको मीटर में चेंज कर दे रहा हूं। 0201 मीटर में चेंज हो गया, प्लस बेटा आप देखें L इंटू टी, L 4.234 यस मल्टी टी एंड द वैल्यू ऑफ टी इज प्रोवाइडेड वेयर, ये बेटा इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है 0.0201 मीटर। इस तरीके से आपको बेटा टोटल एरिया मिल जाएगा। ये आपका टोटल एरिया जो आएगा बेटा आंसर में मैं आपको बताता हूं वो 8.7209478 मीटर स्क्वायर। अब मैं कलर की तो नहीं कर सकता, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बस इतना बताऊंगा कि कैलकुलेशन में मैंने कोई डिजिट लीव नहीं किया है, जितने डिजिट से सब लिया है। अब इसको मैं आंसर को सार्थक अंकों में लिखूंगा, सिग्निफिकेंट के रूप में लिखूंगा। देख लें आप किसी भी माप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है बेटा डिजिट हैं, अगर आप देखें तो 3 सार्थक अंक। सबसे छोटी माप में सबसे छोटी माप मोटाई है, ये सबसे छोटी माप है, सबसे छोटी माप यही है मोटाई। और सबसे कम, मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, सबसे कम सार्थक अंक जितने हो वही लिखना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब बेकार हो जाता है। रीजन भी आपको दिया है तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं, तो आप देख लें 3 सार्थक अंक हम लोग लेंगे, यानी 8 दशमलव कहां तक लेंगे बेटा 7.2 तक लेंगे, यानी एरिया आ जाएगा बेटा 8.72 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखें आगे कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि आयतन भी ज्ञात करिए। बहुत सिंपल है इसका वॉल्यूम निकालना, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट मतलब मोटाई थिकनेस। सो L इक्वल्स इट्स प्रोवाइडेड 4.234 मीटर मल्टी ब्रीथ दिया हुआ है 1.005 मीटर बेटा, थिकनेस 0.0201 मीटर। मैंने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया बेटा किस में, मीटर में। यहां से जो आंसर आएगा वो 8.55 वॉल्यूम का 8.55 और उसके बाद आएगा 289 10⁻⁴ मीटर क्यूब -2 मीटर क्यूब। आप सोच रहे होंगे सर कैलकुलेशन क्यों नहीं करते, मैं कैलकुलेशन करने यहां बैठा हूं, कलर की करने बैठा हूं नहीं, मैं यहां आपको सार्थक अंकों का रूल बताऊंगा। क्या कि देख लीजिए सबसे कम डिजिट जो है वो इसी किसमें है, टी में है, सबसे कम जो है डिजिट, इसी को हम लिखेंगे, हम लोग इतने ही अंकों में आंसर देंगे, यानी वो भी सार्थक अंक लेते हुए, तो यही लेंगे 3 अंक 8.55 मल्टी 10⁻⁻² मीटर क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बताएं सार्थक अंक लिया कि ऑफ कोर्स जिसको लीप किया मैंने उसका पहला अंक 5 से छोटा है, तो इसलिए मैंने 5 में कुछ भी ऐड नहीं किया। ये आपको वॉल्यूम मिल गया सार्थक अंकों के क्या 7। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, नवा प्रश्न 9th क्वेश्चन
पंसारी की तुला द्वारा मापे गए, मैं भी नहीं जानता पंसारी कौन होता है, पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.300 kg है। ये डिब्बे का द्रव्यमान है बेटा, जो m डिब्बा आप लिख सकते हैं, पंसारी के तुले से मापा गया है। ये एक डिब्बा है, मान लीजिए ये एक डिब्बा है बेटे, ओके। उसके बाद कह रहा है सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान, पहले टुकड़े का द्रव्यमान 20.15 ग्राम और दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान बेटे ये दे रखा है 20.17 ग्राम, ओके। कह रहा है कि अब बता दे इन दोनों को इसके अंदर रख दिया गया डिब्बे के। फिर कह रहा है नंबर 1 क्या बताना है आपको, कह रहा है डिब्बे के टुकड़े अब डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना। अब कह रहा है अब डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में इसी के कह रहा है उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना क्या है बेटा, अंतर है, उचित सार्थक अंकों तक, ठीक है। अब आइए बहुत आसानी से मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। सबसे पहले डिब्बे का कुल क्या बेटा, द्रव्यमान, ठीक है ना। आइए निकालें द्रव्यमान, डिब्बे का कुल द्रव्यमान, डिब्बे का द्रव्यमान भाई, डिब्बे का द्रव्यमान प्लस डिब्बे के अंदर जो पहला टुकड़ा, डिब्बे के अंदर दूसरा। आइए 2.300 डिब्बा प्लस इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो 1000 से डिवाइड करोगे तो दशमलव आएगा कहाँ, आगे, और हो जाएगा इतना। इसको भी क्या करो, किलोग्राम में बदलो, 1000 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, सबको क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। बहुत इजी है, ऐड कर दोगे तो मुझे तो आता नहीं ऐड करना। 2.34032 kg ये इतना आएगा। अब आप देख लें, मैं आपको बता दूं दशमलव के बाद 3 अंक तक है इसमें, ठीक है बेटा। आप चाहें तो सबको दशमलव के बाद 3 अंक तक लिख दें, यानी इसको आप कह सकते हैं सार्थक अंक कर लें, इनको लीप कर दें तो 2.340। लीप करने का रूल मैं पहले ही बता दिया हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगा कैसे लीप करते हैं। ये आप पा गए द्रव्यमान को। अब उसके बाद कह रहा है उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर, टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर। आइए टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर निकलवा देते हैं। टुकड़ों में जी रहे हो तुम लोग, देखिए टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर निकलवा देते हैं। M2 माइनस M1 घटाना आता है तो घटा लेना, इसको 0.02 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर, ठीक। अब ये आ गया बड़ी आसानी से। उसके बाद अगला प्रश्न देखें। परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक किलोग्राम, सॉरी एंगस्ट्रॉम है बेटे। कह रहा परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। प्रश्न नंबर कौन है सकता है, ये 10 नंबर, 10 नंबर है, ओके। कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। कह रहा है हाइड्रोजन के परमाणु की साइज अप्रॉक्स 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के परमाणु की साइज को आप त्रिज्या माने लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये सवाल अनुसार है। हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का मीटर क्यूब में कुल कितना आयतन है, 1 मोल का मीटर क्यूब में कुल कितना आयतन है, 1 मोल का मीटर क्यूब में आयतन, वॉल्यूम किसमें, मीटर क्यूब में। अब लिखें, कुल मिलाकर के प्रश्न को सॉल्व करने का मेथड आपको बताते हैं, उसको डिलीट करके। देखिए बेटा, आप 1 मोल का आयतन निकालना है, बहुत सीधा सा फंडा है। 1 मोल का आयतन निकालना है तो पहले आप एक काम करें, 1 मोल में परमाणुओं की क्या निकाल लें, संख्या। तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या सबको पता है, 6.023 × 10⁻23 परमाणु। उसके पश्चात एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन सबको पता है 4/3 πr³। पाई का मान, आर का मान, एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर।
क्यूब निकालना है। आई एम सो सॉरी, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी। ये टोटल जो कैलकुलेशन करने पर आएगा बेटे 5.233 गुणे 10 की घाते -31 मीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन आप करेंगे। जब मैं लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं करूंगा, जब आप पढ़ेंगे तो आप करेंगे। वैसे भी कैलकुलेशन तो कोई देखता नहीं है, हम भी लोग इतना समझते हैं। फिर क्या कहते हैं, एक मोल का आयतन बहुत इजी है। एक मोल का आयतन निकालना कौन सी बड़ी बात है। एक टॉफी का दाम पता है तो 100 टॉफी का दाम। दुनिया की सबसे सरल गणित एक ही गणित है, सबसे सरल नियम एक एक नियम। एक एक नियम क्या होता है, मेरा कोई और वीडियो आप देखिएगा, उसमें बता दूंगा मैं आपको। आइए, टोटल आयतन एक मोल का बहुत इजी है। एक मोल का आयतन निकालना, मल्टी कर दीजिए 23 मल्टी हट किससे, एक अणु के आयतन से 5.233 माइनस कितना 31 मीटर क्यूब। अब उसके बाद मैं आपसे सिंपली कहूं, जब आप गुणा भाग कर लोगे ना इसको, तो गुणा भाग करने पर आएगा 3.15 17 मीटर क्यूब। आप ही देख लो इसको, एक ही सार्थक अंक है रेडियस में एक, तो आंसर में भी एक ही सार्थक अंक होना चाहिए, यानी v 3 गुणे 10 की घाते -17 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका बेटा क्या, इसका आंसर 10वें प्रश्न का। अब देखें बेटा प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज सी, किसी आदर्श गैस का एक मोल मानक ताप व दाब पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आदर्श गैस का एक मोल, पहली बात तो आइडियल गैस है और उसकी क्वांटिटी जो है वो है Na के बराबर, यानी कितना मोल, एक मोल। और कह रहा है कि मानक ताप व दाब पर STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कह रहा है कि एक मोल, ठीक है, 22.4 लीटर आयतन घेरता है। ये बहुत जाहिर सी बात है कि एक मोल किसी भी चीज का वॉल्यूम हमेशा, गैस का कोई भी गैस हो उसका एक मोल हमेशा बेटा 22.4 लीटर आयतन ही घेरता है बेटे। उसके बाद क्या चीज कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, और आपको जान लीजिए ग्राम अणु कह रहा है, तो ये भी एक बात स्पष्ट जानिएगा कि ग्राम अणु जब कह रहा है मतलब कि सारी बातें मॉलिक्यूलर स्टेज में की जा रही है, अणुओं के लिए की जा रही है, ऐसा लिख रहा है प्रश्न में। आगे कह रहा है इस प्रश्न में हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन, हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन, जरा ध्यान दें, ग्राम अणुक आयतन, हाइड्रोजन वो भी बहुत स्पष्ट बातें कर रहा है बेटा। हाइड्रोजन कह रहा है हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन, और क्या कह रहा है कि तथा उसके एक मोल परमाणविक आयतन, ठीक है ना। अब बहुत अच्छी बात है, एक मोल परमाणविक आयतन, यानी कि परमाणुक आयतन जो है वो भी क्या है, ग्राम परमाणुक है, ठीक है ना, ग्राम परमाणुक। इन दोनों आयतनों का अनुपात क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है बेटा। कह रहा है हाइड्रोजन की आमाप साइज लगभग 1 एंगस्ट्रॉम मानिए, तो बुद्धिमान होइए, हाइड्रोजन अणु का जो आमाप दे रहा है, तो आपको स्पष्ट कर दूं बेटा, ठीक है, कि हाइड्रोजन अणु का जो आमाप दे रखा है वो आपको वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो अणु का मतलब लगभग ये हो गया, आप व्यास मान लीजिए, अगर अणु का आमाप दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, आप तो अणु के आमाप का मतलब 2 अणु मान लीजिए, हाइड्रोजन का अणु क्या मानोगे यार, सबको जानता है, एक H और दूसरा H, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखा है। अणु का आमाप मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये लगभग दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम बेटे। तो रेडियस जो होगा वो कितना होगा, 1/2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
अब देख लीजिए, बहुत स्पष्ट और बहुत सामान्य सा आंसर आएगा। क्या? ग्राम अणुक आयतन आपको 22.4 लीटर दे रखा है, ठीक है बेटा? जी सर। उसके बाद परमाणु आयतन, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है परमाणु आयतन, 3.15 गुणे 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, 1 मोल का ही, लेकिन ये लीटर को आपको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। 10⁻³ मीटर क्यूब होता है कितने लीटर में? 1 लीटर में बेटा, आप इसको समझें, ठीक है? और उसके बाद ये तो आपको दे ही रखा है, ठीक है? अब देख लीजिए आता कितना है आपका, कि इसको डिवाइड करें, 3.15 गुणे 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 7 × 10⁴। आप स्वयं देख सकते हैं, -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, -3 + 7 कितना हो जाएगा बेटे? 4 हो जाएगा। अब बहुत लोग सोचते हैं सर व्हाट इज द रीजन, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ये रेशियो कि ग्राम अणुक आयतन को परमाणु आयतन से डिवाइड करने पर ये रेशियो इतना ग्रेटर क्यों आ रहा है? यानी आप स्पष्ट रूप से समझें कि हाइड्रोजन का गैस अगर अणु की अवस्था में है, अगर किसकी अवस्था में है? अणु की अवस्था में है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें अंतराणविक स्थान बहुत क्या है? ज्यादा है। उसमें अंतराणविक दूरी, इंट्रोमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरफेस बहुत ज्यादा है। यानी H2 और H2 के बीच का स्पेस बहुत क्या है? ज्यादा है, ठीक है बेटा? यही कारण है कि अंतराणविक और अंतरापरमाणविक जो है, मतलब क्या चीज, यही कारण है कि 1 मोल का आणविक आयतन बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? परमाणविक के कंपैरिजन में, 1 मोल परमाणविक के। यानी क्या कहें कि परमाणु उतनी दूरी पर नहीं रहते जितना की दूरी पर कौन रहते हैं? अणु रहते हैं, ठीक है बेटा? इसीलिए अणु का स्पेस बहुत ज्यादा लिया था उसने, तुलना करने पर यह अनुपात बहुत क्या आ गया? ज्यादा आ गया। अब आइए जरा सा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक सामान्य प्रेक्षण, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक सामान्य प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। आपको करनी है स्पष्ट व्याख्या, यानी मैं करूंगा। फिर क्या कह रहा है कि यदि आप अत्यंत तीव्र वेग से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें, कभी देखा है रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर? बेटा सारा है। कह रहा तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में भागते हैं। अगर ट्रेन आगे भागती है तो जो अगल बगल गाड़ियां, प्लेटफॉर्म, लोग होते हैं वो सब कहाँ भागते हैं? पीछे भागते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? भीगता तो प्रतीत होते हैं, परंतु दूरस्थ पिंड, जैसे जब बहुत दूर के, आप बहुत दूर का पहाड़ देखो, या फिर आप कोई पर्वत की चोटी देखो, या सूर्य चंद्रमा तारों को देखोगे, तो आपको वो लोग कैसे लगते हैं? स्थिर लगते हैं। क्या रीजन है बेटा? क्या रीजन है कि ऐसा नहीं होता? या तो आपको ये स्थिर लगते हैं, ठीक है ना? तो अब जरा ये सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहीं भी जाएंगे, आप यहां से दिल्ली पहुंच जाइए, फैजाबाद से दिल्ली पहुंच जाइए, तो आपको लगेगा तारा आपके साथ फैजाबाद से क्या पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। ऐसा आपको लगता है। तारा आपके साथ फैजाबाद से दिल्ली पहुंच गया, वो आपको तब भी दिखेगा, आप दिल्ली पहुंच जाओगे तब भी, लेकिन पेड़ पौधे से पीछे छूट जाएंगे। क्या कारण है कि एक भागते हुए दिख रहे हैं और एक स्थिर दिख रहा है? आइए अब आपको बताता हूं इस प्रश्न के पीछे का फैक्ट क्या है। बोर्ड पर जगह भर गया है, मैं मिटाने वाला हूं नहीं। अब देखिए मुझे वीडियो एडिट करना है नहीं, इसलिए मैं मिटाऊंगा जा करके, तब इस वीडियो पॉज करके। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जो हमारे पास में है जो हमारे पास में है, बिल्कुल जैसे आपको दिखावें, यहां देखिए, ऐसे ये देखिए, ट्रेन में मैं यहां बैठा हूं, पेड़ पौधे एकदम बगल में हैं, तो उनके द्वारा नेत्र पर बना हुआ जो दर्शन कोण है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पेड़ पौधे हमारे बहुत क्या हैं? करीब हैं। पहले 10th में एक चैप्टर था प्रकाशिकी के अंतर, हट गया। तो पेड़ पौधे हमारे बहुत क्या हैं? पास हैं। और जब बहुत पास हैं हमारे, तो उनके द्वारा नेत्र पर बना हुआ ये कोण, इसको दर्शन कोण बोलते हैं बेटा, ये बहुत ही क्या है? ज्यादा है। तो जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप कहां बढ़ते हैं? आगे, तो क्या हुआ? ये जो दर्शन कोण बना हुआ है बेटा, जब आप यहां चले गए, यहां बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से, आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अब आप समझिए, जब आपके, क्या मैंने क्या कहा कि वही आप यहां थे, ट्रेन आपके बिल्कुल जस्ट बगल में है, मतलब आप ट्रेन में हैं, भाई गलती हो जाती है मुझसे भी, और पेड़ आपके जस्ट बगल में है, उसके द्वारा आपके नेत्र पर बना हुआ दर्शन क्या? कोण, ये दर्शन कोण ये बहुत ज्यादा है।
इसी कारण ये आपकी दूरी है, किससे? वस्तु से आपकी दूरी, आप ट्रेन में बैठे हैं, ये दर्शन कोण बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा दर्शन कोण बनेगा उतने बड़ा वस्तु क्या होगा? दिखाई देगा, उतने बड़ा। जब आप यहां से यहां पहुंच गए, चूंकि ट्रेन आगे गई, अब देखो जरा वस्तु दर्शन कोण कितना बना रही है। अब देखो जरा, बताओ जरा, इन दोनों कोणों में अंतर है कि नहीं? कौन कोण बड़ा है? थीटा बड़ा है कि थीटा डैश बड़ा है? थीटा बड़ा है बेटा, थीटा डैश क्या हो गया? छोटा। आप और दूर चले जाएंगे, और दूर, आओ दिखा दूं, ये अब देखिए जरा दर्शन कोण, अब देखिए जरा दर्शन कोण आपके नेत्र पर, ये और भी छोटा हो जाएगा। जितने दूर जाओगे, जितने दूर, आपको दिखा देता हूं, ये देखो, मैं आपको यहां से यहां तक का दर्शन कोण बना के दिखा रहा हूं। जरा यहां पर देखो दर्शन कोण, ये जरा यहां पर देखो दर्शन कोण, जरा यहां पर देखो दर्शन कोण, और कम हो गया। यहां पर दिखा दूं, लगभग एक ही होगा। तो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ट्रेन के साथ, समीप की वस्तुओं के लिए, समीप की वस्तुओं के लिए दूर जाने के साथ साथ ये दर्शन कोण छोटा होता जाता है, बहुत छोटा हो जाएगा। तो दर्शन कोण के इतनी तेजी से परिवर्तन होने से आपको लगता है कि वस्तु हमसे काफी तेजी से क्या जा रही है? दूर जा रही है। जितनी तेज दर्शन कोण बदलेगा, जितनी तेज दर्शन कोण बदलेगा, छोटा होगा, आपको उतनी तेज वस्तुएं कहां भागती दिखाई देंगी? पीछे। अब जो वस्तु पहले से ही दूर थी, तो सूर्य, चंद्रमा, तारे हमसे पहले से ही क्या है? दूर है, पहले से ही दूर है। वो हमारी आंख पर पहले से ही बहुत छोटा दर्शन कोण बनाते हैं। जब ट्रेन चलती है तो उनसे जो हमारी दूरी बदलती है, चंद्रमा हमसे बहुत दूर है, ट्रेन चलेगा तो उससे हमारी दूरी बदलेगी, तो क्या बहुत ज्यादा बदल गई? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बदल पाई। क्यों? क्योंकि जो दूरी परिवर्तन हुआ मेरा चलने से, ट्रेन चलने से, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा दूरी मेरी और किसकी है? चंद्रमा की है। तो मेरे से चंद्रमा की जो दूरी है वो मेरे द्वारा चली गई दूरी की तुलना में क्या है? बहुत ज्यादा है। या मेरे द्वारा चली गई दूरी चंद्रमा से दूरी की तुलना में बहुत क्या है? ज्यादा। तो चंद्रमा का जो हमारी नेत्र पर दर्शन कोण बन रहा था वो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना? वो बहुत पहले से ही क्या है? छोटा है। और जब हम वहां से यहां तक की दूरी की तुलना में, जैसे आप बात को कम समझ रहे होंगे, ऐसे कहिए, जैसे ये देखिए, ये मैं हूं, ये मेरी चंद्रमा से क्या है? दूरी है, मेरी चंद्रमा से मैं, और ये चंद्रमा और मेरी चंद्रमा से क्या है? दूरी, ये बहुत ज्यादा है। अब जब तुम मान लो इतना चल भी दिए होगे, इतना अगर चल भी दिए होगे ट्रेन के साथ, तो मैं आपको बताऊं, ये जो दूरी जो तुमने चली, ये यहां से जो मेरी दूरी है, चंद्रमा से जो मेरी दूरी है, ये दूरी बहुत ज्यादा है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। जितना आपने चला है तो बहुत ज्यादा आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, किसकी तुलना से? चंद्रमा से, ठीक है ना? तो आपका जब बहुत ज्यादा आपकी चंद्रमा से दूरी ही नहीं बदली तो दर्शन कोण कैसे बदलेगा? दर्शन कोण तो दूरी बदलने से बदलता है, तो दर्शन कोण नहीं बदला तो आपको चंद्रमा के आकार में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देगा और चंद्रमा आपको चलते हुए दिखाई नहीं देगा। ये तो इस प्रश्न की बात थी। अब देखते हैं बेटा क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, जब आप ध्यान देंगे तभी आपको मिल पाएगा इस प्रश्न का मेन मतलब। ओहो, देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका, ध्यान दीजिए। 13वां, खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पार्सेक है। अब आपके दिमाग में बड़ी दिक्कत ये होती है कि सर पार्सेक कितना होता है। मैं आपको बता दूं कि पार्सेक कितना होता है। एक वर्ष में, आपको स्पष्ट कर दूं, एक वर्ष में जितनी दूरी कौन चलता है बेटा? प्रकाश चलती है। एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश चलती है उसी को क्या कहते हैं बेटा? पार्सेक कहते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल करेक्ट। क्या कहा मैंने? एक वर्ष में जितनी दूरी कौन चलता है? पता नहीं पार्सेक कितना होता है, क्लियर नहीं है मुझे भी। आई एम सॉरी बेटा,
एक पार्सेक वो नहीं होता जो मैंने आपसे कहा था प्रकाश जितना 1 साल में चलता है। मैं आपको बता दूं लगभग थोड़ी सी आप मान के चलें ये उतना नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश में मैं आपको पार्सेक का बताता हूँ डेफिनेशन क्या है बेटा। ये इट इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस, एट विच, कौन सा डिस्टेंस, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो एक पार्सेक वो डिस्टेंस है, ठीक है ना, एक पार्सेक वो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, कह रहा है इट इज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। एक आर्क जिसकी लेंथ कितनी है 1 AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है ना। सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड आर्क, ठीक है ना। सबस्टेंस एंड एंगल क्या बेटा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को दिखा सकते हैं 1 ऐसे बेटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या निकल कर आया मैं आपको बताता हूं। कह रहा है ये एक ऐसा डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस एट विच, ये वो डिस्टेंस है, कौन 1 पार्सेक, ये वो डिस्टेंस है, कितना पार्सेक 1 पार्सेक, यही वो डिस्टेंस है बेटा 1 पार्सेक, यही वो डिस्टेंस है, कितना पार्सेक 1 पार्सेक। सर कौन सा डिस्टेंस, एट विच, जितने डिस्टेंस पर एन आर्क ऑफ लेंथ, जितने डिस्टेंस पर एक आर्क खींचा जाए जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, कितने यूनिट हो बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है 1.5 10 टू दी पावर कितना 11 क्या मीटर, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बेटा। तो कह रहा है कि ये वो दूरी है 1 पार्सेक की, उतनी दूरी पर, जितनी दूरी की मैं बात कर रहा हूं 1 पार्सेक की, अगर कोई क्या खींचा जाए, आर्क खींचा जाए जिसका लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, तो कितना एंगल सबटेंड करे 1 सेकंड के बराबर, 1 सेकंड के बराबर एंगल बनाए, उसी दूरी को क्या बोलते हैं बेटा पार्सेक कहते हैं। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं प्रश्न में, तो प्रश्न में आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि मीटरों में एक पार्सेक कितना होता है, मीटरों में एक पार्सेक कितना होता है, तो मीटरों में असल में एक पार्सेक होता तो अगर कोटि देखी जाए तो होता तो लगभग 1 प्रकाश वर्ष के बराबर ही है, लेकिन 1 प्रकाश वर्ष को पार्सेक नहीं कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम आपको बताते हैं पार्सेक कितनी लेंथ होती है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर आपको लेंथ निकालना है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपान क्या रेडियस। तो आप बहुत ध्यान से देखें तो आर्क जो एंगल है वो 1 सेकंड का है, ठीक है ना। आर्क की बात कर लें यही है 1 एस्ट्रोनॉमिकल क्या बेटा यूनिट, इतनी ही लेंथ का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की ही लेंथ का जो आर्क जो है एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर जो आर्क होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर जो आर्क होता है, अगर वो किसी डिस्टेंस पर कितने सेकंड का एंगल बनाए 1 सेकंड का, तो उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा 1 पार्सेक। अगर 1 सेकंड का एंगल यहां ना बन करके यहां बनता तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम कितना कहते 1 पार्सेक कहते बेटा। अब आप समझ गए होंगे। और रेडियस आपका यही यस है, यही आपको यस बताना है कितने डिस्टेंस के एंगल, मतलब कि यही आपको यस बताना है कि कितने डिस्टेंस पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना सेकंड बताता है 1 सेकंड बनाता है एंगल, वही तो है 1 पार्सेक। आइए उसको मैं निकाल देता हूं फिर से, ठीक है ना। देखिए निकालते हैं कैसे, देखिए अगर आप एस को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है ना, बहुत इजी से आप लेकर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसको लेकर जाना। एस को इधर लेकर जाएंगे तो 1 सेकंड इसके कहाँ आ जाएगा बेटा नीचे आ जाएगा। अगर एस को इधर लेकर जाएंगे तो एस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना, अपान क्या बेटा 1 सेकंड। अब इस 1 सेकंड को आपको बेटा किस में बदलना पड़ेगा, ये 1 सेकंड को आपको इसमें बदलना पड़ेगा रेडियन में, चूंकि लेंथ में सारी चीज इसमें ली जाती है रेडियन में। मैं आपको बताता हूं कैसे आप बदलेंगे। देखो बेटा निकालते हैं इसको, तो आपने देख ही लिया एस इज इक्वल टू, देखा तो आपने कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपान थीटा। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास ये है, थीटा हमको सेकंड में पता है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। पहले देख लो कैसे, उसको 1 सेकंड है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, बहुत इजी है इसको कन्वर्ट करना। पहले आप जान जाओ कैसे करते हैं 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट। तो सबसे पहले आप जान जाओ कि देखो बेटा 60 सेकंड में, कितने सेकंड में बेटा 60 सेकंड में
कितने मिनट होता है? 1 मिनट होता है, सबको पता है। तो 1 सेकंड में 1 बाई कितना हो गया? 60 मिनट्स हो गए बेटा, कंप्लीट हो गया। अब आपका 1 बाई कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट हो गए। अब जरा ध्यान दो, ये 1 बाई 60 मिनट है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप 1 बाई 60 क्या हो गए? 1 सेकंड में 1 बाई कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स हो गए, कंप्लीट हो गया। अब इस चीज को आप समझ पाए। अब जरा सा आप और भी देखो क्या चीज कहते हैं कि ऐसे देखें, अगर आपको मैं ये दिखाऊं कि एक अंश 1 डिग्री में बेटे 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। और आपको एक चीज और दिखाता हूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट। तो अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि 60 मल्टी 60 क्या बेटा? सेकंड। ये सेकंड का साइन है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड? 1 डिग्री में 60 मिनट, ये मिनट को ऐसे दिखाते हैं। और 60 मिनट में 60 इंटू 60 क्या बेटा? सेकंड। समझ सके इस चीज को? अब मैं आपको यहीं से एक चीज दिखाता हूं, बहुत बड़ी बात, आप शायद चिंता में आ जाओगे। कैसे? 1 सेकंड बराबर इसको नीचे ले आओ, 1/60 मल्टी 60 क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। अब आपको, मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना? क्या चीज आप समझ पाए होंगे? क्या आपने इस चीज में समझा कि 1 सेकंड में 1/60 इंटू 60 क्या हो गई? डिग्री हो गई। अब जरा सा आपसे एक बात मैं और कहना चाहूंगा। क्या चीज सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको डिग्री में भी नहीं चाहिए, आपको लेंथ निकालनी है, यस निकालना है, तो आपको इस डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रेडियन में। डिग्री किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। तो आप जरा सा ध्यान देना। कैसे? 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बेटा? पाई रेडियन होता है, सबको पता है, ठीक है ना? तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन होता है बेटा, ठीक है? अब आप जरा आगे बढ़ो। क्या कहते हैं कि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो मुझे तो 1 सेकंड में चाहिए। तो 1 सेकंड में कितना है बेटा? इतना डिग्री है। तो फिर अगर 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो इतनी डिग्री में इतना गुणे इतना रेडियन, पाई बाई 180 क्या बेटा? रेडियन, ठीक है ना? अब इस तरीके से 1 सेकंड में आपको मिल गया क्या बेटा? पाई अपान 180 मल्टी 3600 क्या बेटा? रेडियन। अब आपको बड़ी आसानी से जो आपका एंगल था वो किस में मिल गया बेटा? रेडियन में मिल गया। अब चुपचाप समीकरण नंबर 1 उठाओ और यहीं से वैल्यू निकाल लो। कैसे? 1 मतलब कि आपको जो डिस्टेंस निकालना 1 पारसेक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू रख दो 1.5 10⁻11 मीटर अपान, ठीक है ना? थीटा की वैल्यू रख दो कितनी बेटा? 180 मल्टी 3600। रेडियन नहीं रखा जाता है, ये सीआर होते हैं मात्रक में, और मूल मात्रकों के साथ, फंडामेंटल यूनिट्स के साथ इनका कभी भी क्या नहीं करते? यूज नहीं करते। यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 3.1 इंटू 10⁻16 क्या बेटा? मीटर। 10⁻ कितना मीटर आ गया? 16 मीटर। और चूंकि इसीलिए मैंने उसको लाइट ईयर की इक्वल रख दिया था, जब पावर तो लगभग उतना ही है, लेकिन ये 1 पारसेक की डिस्टेंस है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखिए बेटा, अगला प्रश्न है इसमें कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है इसको फटाक से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य के एक उष्म प्लाज्मा, सूर्यदेव के अंदर की जो स्टेट है, सन के अंदर, ठीक है ना? सूर्यदेव के अंदर की जो स्टेट है बेटा, वो प्लाज्मिक स्टेट है, ऐसा माना जाता है। ऐसा मेरे सर ने हमको शुरुआत में बताया था। प्लाज्मिक का मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन हो और प्लस क्या हो बेटा? आयन हो। एक जनरल सेंस प्लाज्मा का। आप देखें फिर क्या कहते हैं, इसके आंतरिक क्रोड का ताप 10⁻7 केल्विन से ज्यादा। मैं बता दूं, सूर्यदेव का जो आंतरिक ताप है, आंतरिक ताप इंटरनल टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन से भी ज्यादा है। फिर कह रहा है बाह्य पृष्ठों का ताप लगभग 6000, इसको भी हमारे सर ने बताया था। बाह्य पृष्ठों का ताप लगभग 6000 केल्विन है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या कहते हैं। कह रहा है कि इससे अधिक ताप पर
पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल अवस्था में नहीं रह सकता। अगर आप टेम्परेचर को इससे ज्यादा कर देते हो तो कोई भी सबस्टेंस ना तो सॉलिड स्टेट में रह सकता है ना ही लिक्विड स्टेट में रह सकता है। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व किस परिसर में होने की आवश्यकता आशा है। मतलब आप इतने टेम्परेचर को देखते हुए क्या कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य देव का घनत्व लगभग कितना होगा। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सन। सन की आपको डेंसिटी अप्रॉक्स बतानी है, वो भी द्रव्यमान घनत्व। मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि आपको सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है ये इतना हो गया। फिर कह रहा है कि क्या यह ठोसों या तरलों या गैसों के घनत्व के परिसर में है। मतलब जब आप घनत्व निकालोगे सूर्य का तो जरा ये बताइए कि सूर्य देव का जो आपका डेंसिटी आया क्या वो किसी सॉलिड लिक्विड, जनरल सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं क्या उनकी डेंसिटी से सन की डेंसिटी मैच करती है। फिर उसके बाद फिर क्या कह रहा है, सूर्य का द्रव्यमान दे रखा है आपको, मास आप सन दे रखा है 2 × 10 की घाते 2.0 × 10 की घाते कितना बेटा 30 kg। और सूर्यदेव की त्रिज्या दे रखी है बेटा आपको कितना 7 × 7 × 10⁻⁴ कितना बेटा 8 मीटर। अब आप सोच लीजिए कि घनत्व के आधार पर भी पदार्थ की अवस्था के बारे में एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक प्रोपोज़िशन की जा रही है कि क्या द्रव्यमानों का भी, क्या घनत्वों का भी पदार्थ की अवस्थाओं से कोई संबंध होता है। अब आप देख लीजिए वैज्ञानिक कितनी दूर तक सोचते हैं। वैज्ञानिक सोच पैदा करने की आवश्यकता है। हम सूर्य पर पहुंच नहीं सकते तो मैं घनत्वों से अमूमन अंदाजा लगाना चाहता हूं। मैं घनत्व को छू कर नहीं जान सकता, एक्सपेरिमेंटल तरीके से नहीं जान सकता, तो मैं सूर्य के अनुमानित आकार और द्रव्यमान के आधार पर सूर्य के घनत्व को जानने की चेष्टा करता हूं और घनत्व के बेस पर मैं अवस्था को जानने की कोशिश करूंगा। खैर आए, मैं सूर्य के घनत्व को निकालने की कोशिश करता हूं, फिर घनत्व की तुलना द्रव्यमान अन्य घनत्वों से करूंगा जो बक्से हैं, लोहे हैं, कुर्सी मेज है, लिक्विड है, पानी है, उनसे फिर क्या करते एक एक करके निकाला जाएगा। आइए निकालते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान आपकी आंखों के सामने 2.0 × 10 की घाते कितना बेटा 30 किलोग्राम, बहुत आसानी से निकल गया। आयतन सबको पता है 4/3 पाई आर, तो आर की बात कर लीजिए तो आर आपकी आंख के सामने है कितना 7 × 10 की घाते कितना बेटा 8 मीटर, आर की घाते कितना 3। कैलकुलेशन करना जिम्मेदारी आपकी है, मैं आपको कैलकुलेटेड आंसर बताऊंगा। 1.4 × 10 की घाते 3, 1.4 × 10 की घाते कितना बेटा 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप अंदाजा लगाएं अगर तो यह घनत्व वास्तव में द्रवों के घनत्व और लगभग ठोसों के घनत्व के बराबर है, लगभग ठोसों के घनत्व के बराबर है। यानी आपसे अगर कहा जाए कि वास्तव में सूर्यदेव का जो द्रव्यमान है वो ठोस और द्रव के घनत्व के परिसर में है, गैसों के घनत्व के परिसर में नहीं है। यानी सूर्यदेव भी ठोस और द्रव ही है। अब एक बात और आपसे कह दें, लेकिन सूर्यदेव का घनत्व आम ठोसों की तुलना में ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? सूर्यदेव के जो आंतरिक पृष्ठ हैं, आंतरिक पृष्ठ जो हैं, भीतर की ओर के जो पृष्ठ हैं, भीतर की ओर के जो पृष्ठ हैं, वो अपने आंतरिक पृष्ठों पर आकर्षण लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण। सीधी बात यह है, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, हर आंतरिक पृष्ठ इन पृष्ठों को अपनी ओर खींच रहा है। ये वाला इसको खींच रहा है, ये वाला इसको खींच रहा है। इस तरीके घनत्व थोड़ा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये तो बेटा इसका प्रश्न रहा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है। कह क्या रहा है, जल्दी से इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 15 को क्या कह रहा है, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8247 लाख किलोमीटर क्या होता है बेटा दूरी पर होता है। ये बृहस्पति है, मान लीजिए बृहस्पति, इसकी पृथ्वी से दूरी, ये पृथ्वी है, इसकी यहां से दूरी जो दे रखा है वो दे रखा है 8247 लाख, मतलब 10 की घाते कितना 6, किस पर बेटा किलोमीटर की किस पर होता है बेटा दूरी पर होता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या चीज कह रहा है कि उसके लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में 10 की घाते कितना ही हुआ बेटा 6 ही तो हुआ। और ठीक है इतना हो गया किलोमीटर दूरी पे। तो कह रहा है इसके व्यास की कोणीय माप, इसके व्यास की कोणीय माप 35.72 सेकंड का है।
इसके व्यास की जो कोणीय माप है, इसका व्यास जो कोण बना रहा है वो कितना बेटा 35.72 सेकंड का है। ठीक है ना। कह रहा है बृहस्पति का व्यास परिकलित कीजिए। सबसे बड़ी बात ये बेटा, कह रहा है बृहस्पति का क्या परिकलित कीजिए, व्यास परिकलित कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए कि बृहस्पति के व्यास को परिकलित करना है आपको। तो बेटा 8247 क्या लाख किलोमीटर था, और ये जो एंगल बना रहा था वो 35.72 सेकेंड का। ठीक है ना। लाख है बेटा, ये लाख को लिख लो 10 की घाते कितना 5। ये देखो 8247 लाख, देखो लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना बेटा, लाख। ठीक है ना, हो गया ना। तो लाख ही आ गया। तो ये लाख का मतलब कितना हो गया 10 की घाते 5। आप देख लो फिर क्या चीज कह रहा है। आगे प्रश्न में क्या कहा है, बृहस्पति का व्यास परिकलित करना। ये है डायामीटर, बहुत इजी है, सबको पता है। कोण बराबर, ये कोण है, चाप, चाप मतलब यही व्यास मान के लगभग बटे त्रिज्या, तो बहुत इजीली आ जाएगा। डी बराबर, डी आपको चाहिए, डी बराबर थीटा मल्टी यस। अब बड़ी दिक्कत है मेरे पास, पूछो क्यों सर, थीटा हमको एक बार फिर से सेकंड में दिया है। ठीक है, अभी मैंने बताया था सेकंड में निकालने का तरीका, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। आप इसी थीटा को 35.72 को 3600 से भाग कर दीजिए, तो फट से किसमें आ जाएगा, अंश में। ये सेकंड ही तो है, सेकंड को घंटे में बदलने के लिए कि आपको सेकंड का ही मतलब होता है बेटा क्या, सेकंड है ये मिनट है, और घंटे का मतलब क्या होता है, अंश होता है। तो क्या हुआ, आप सेकंड को घंटे में कैसे बदलते हो, 3600 से भाग करके, हो गया। आइए रख दीजिए, थीटा बराबर कितना 35.72 बटे 3600 मल्टी, ये किस में आ गया, ये रेडियन में आ गया, पट से किस में आ गया। लेकिन अभी ये रेडियन में नहीं आया, पूछो कैसे रेडियन में नहीं आया सर, ये तो केवल अंश में आया। ठीक है ना, ये तो केवल किस में आया, अंश में आया बेटा, ये तो केवल अंश में आया। और रेडियन में बदलने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, बहुत इजी है। अगर आप इसको रेडियन बदलना चाहते हैं 35.72 बटे कितना 3600 गुणे पाई बटे कितना 180, पट से किसमें बदल गया, रेडियन में। अब तो कुछ बात नहीं बेटी, पाई बटे 180 और मल्टी बेटा थीटा, यस 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 नहीं, थीटा इंटू यस, यस ही तो, और यस को आपको दे रखा है 8247 गुणे 10 की घाते कितना बेटा 5 मीटर। जब आप इसको निकालोगे तो जो डी की वैल्यू आएगी बेटा वो बहुत सिंपल सी आएगी, 1.427 गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा बेटा 5 किलोमीटर। अब जो सवाल में बेटा सिर्फ कैलकुलेशन हो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ और करना चाहिए। ये 15वां प्रश्न आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर क्या 16 नंबर प्रश्न है क्या, यह दावा किया जाता है कि बिना किसी बाधा के 100 वर्षों तक 2 सीजियम घड़ियों को चलने दिया जाए तो उनके समयों में केवल क्या 0.02 सेकंड का अंतर हो सकता है। मतलब 2 घड़ियां हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, 2 घड़ियां हैं और दोनों को चलने दिया जाए एक साथ, तो जब 100 वर्ष बीत जाएगा, कितने वर्ष बीत जाएगा 100 वर्ष, तो दोनों घड़ियों के समयों में 0.02 सेकंड का अंतर पड़ेगा। इसका मतलब समझ पाया, अगर इसको 12 बजे स्टार्ट किया जाए दोनों घड़ियों को, तो 100 साल बाद एक में, अगर मान लो 12 बजे स्टार्ट किया जाए दोनों को, ठीक 12 बजे, 100 साल बाद 1-2 सेकंड आगे होगी। ठीक है ना, ये 2 सेकंड नहीं, वो भी 0.02 सेकंड केवल। ठीक है ना, कह रहा है कि आगे देखिए, मानक सीजियम घड़ी द्वारा 1 सेकंड के समय अंतराल को मापने में यथार्थता के लिए इसका क्या अभिप्राय है। फिर से देखिए, मानक सीजियम घड़ी द्वारा 1 सेकंड के समय अंतराल को मापने में, कै सेकंड के समय अंतराल को मापने में, 1 सेकंड के समय अंतराल को मापने में यथार्थता के लिए इसका क्या अभिप्राय है। ठीक है ना, यानी आपसे सही बात हम कहें कि 1 सेकंड को अगर हम क्या माने, मानक माने, तो इसकी त्रुटि कितनी होगी, इसका अल्पतमांक कितना होगा। 1 सेकंड को मापने में इसने कितनी गलती की, कै साल बाद, 100 वर्ष के बाद 1 सेकंड को मापने में इससे कितनी गलती हो सकती है। कै सेकंड को मापने में, 1 सेकंड को मापने में, यही पूछना चाह रहा है कि 1 सेकंड को मापने में कितनी गलती हो। बहुत सिंपल है, 100 वर्ष में इतने की गलती कर रहा है, कितने की 0.02 सेकंड की। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 वर्ष में कितने की गलती करेगा, तो 1 वर्ष में त्रुटि कितने की करेगा।
0.02 सेकंड बटे कितना 100 की त्रुटि कर देगा। तो एक वर्ष में सेकंड कितने होते हैं? एक वर्ष में सेकंडों की संख्या कितनी होती है? निकाल लीजिए। एक वर्ष में सेकंड, ये देखो ये निकाल दे रहा हूं, 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे कितना 60 हो गया ना बेटा। एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड होते हैं, ठीक है ना। तो एक वर्ष का मतलब इतने सेकंड, 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकंड में त्रुटि। ये एक वर्ष में त्रुटि है बेटा। कई वर्ष में त्रुटि है? जो आप देख पा रहे हैं एक वर्ष की त्रुटि है, यानी आंसर आ जाएगा कितना 0.02 सेकंड और बटे कितना 100। ये एक वर्ष की त्रुटि है। अब इसको मिटाना पड़ेगा बेटा। तो देख लीजिए बेटा, एकदम वही पुराना, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं चूंकि वहां दिख नहीं रहा होगा। दो घड़ी बहुत सिंपल है, दोनों ने 100 वर्ष में कितने का अंतर कर दिया? दोनों में अंतर हो गई 0.02 सेकंड का। तो एक वर्ष में कितने का अंतर हो गया? एक वर्ष में त्रुटि 0.02 बटे 100 सेकंड का। तो एक वर्ष का मतलब 365 गुणे 60 गुणे 60 गुणे कितना 24 सेकंड। भाई एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, पूरा सेकंड आ गया 0.02 बटे 100 सेकंड। तो एक वर्ष में इतनी त्रुटि, इतने एक वर्ष में इतना सेकंड होता है। तो जरा एक सेकंड में देख लो कितनी त्रुटि निकालेगा। यही तो पूछा है सवाल ने आपसे, यही नीचे आ जाएगा 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। एक वर्ष में इतने सेकंड की त्रुटि करेगा। और एक वर्ष में कितने सेकंड की त्रुटि करेगा अगर आपको निकाल के दिखाएं तो एक सेकंड में एरर, ये घड़ी सीजीएम घड़ी कितना कम एरर करती है आपके आंख के सामने आ जाएगा। ये लगभग 10⁻⁻11 सेकंड। एक सेकंड में इतने का एरर करता है। 10⁻⁻ कितने सेकंड का? 11 सेकंड का, -11 सेकंड का, ठीक है ना। एक सेकंड में जो त्रुटि हुई है, 1 सेकंड में अगर वो गलती से भी गलती करे सीजीएम घड़ी, तो एक सेकंड को मापने में इतना समय कम बता सकती है। जैसे आप 1 घंटा मापे और आप 1 घंटा को आप कह दिए 1 घंटा पूरा हो गया और अभी पूरा केवल 59 मिनट हुआ था, तो आपसे त्रुटि कितने की हुई है? 1 मिनट की हुई है। आप 58 मिनट ही इंतजार किए, हम आपसे कहे 1 घंटा रुको कहीं मैं आ रहा हूं, आप 58 मिनट बाद चल दिए, यानी आप 2 मिनट गलत काउंटिंग किए ना। नहीं रुके होते तो मैं मिल लिया होता आपसे। ठीक वैसे ही अगर 1 सेकंड को मेजर करे ये घड़ी तो इतने सेकंड की त्रुटि कर सकती है। 1 सेकंड में इतने की गलती, या तो इतना ज्यादा है तो इतना कम बता सकती है। समझ सके इस चीज को ना। तो सर ये बात नहीं समझ में आती कि इतने सेकंड में त्रुटि कर दी, यानी हम आपसे अगर सही शब्दों में कहें तो एरर 1 सेकंड में है। ये एरर क्या सेकंड में? एरर 1 सेकंड में क्या एरर करेगी? 10 घाते माइनस कितने सेकंड का? 11 सेकंड का। समझ सके इस चीज को ना। यानी सही शब्दों में कहें कि 10 की घाते 11 सेकंड अगर तुम उस घड़ी से नापते हो, उस घड़ी से सीजीएम घड़ी से अगर 10 की घाते 11 सेकंड नापोगे तो हो सकता है इतने सेकंड में वो 1 सेकंड कम बता दे या 1 सेकंड क्या बता दे ज़्यादा। दोनों बातें सही हैं। आप ना समझदार हो तो मैं ही क्या कर दूंगा आपका, इतनी बार समझाने के बाद भी। देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17th क्वेश्चन। व्हाट इज सेइंग? लेजर के बड़े भाई का नाम मेजर है। मैं व्यतिकरण में सेकेंड ईयर में बताऊंगा बेटा। लेजर प्रकाश का अत्यधिक तीव्र एक वर्णी एक दिश किरण पुंज स्रोत है। अत्यधिक तीव्र, बहुत तेज चलने वाला, फिर एक वर्णी एक रंग केवल रखने वाला, ठीक है ना, और एक दिश किरण पुंज यानी समांतर किरण पुंज है, एक दिशा में चलता है। यह है समांतर किरण पुंज। या हाई स्कूल का जाकर के वीडियो देख लो, ये समांतर किरण पुंज है। कह रहा है लेजर के इन गुणों का उपयोग लंबी दूरियां नाप, इसीलिए लेजर बहुत लंबी दूरी चल लेता है क्योंकि वो इधर उधर विचलित नहीं होता। कह रहा है लेजर पुंज को चंद्रमा तक आने में और जाने में 2.5 सेकंड, ये मून है, चंद्रमा ये मैं हूं, मैं मतलब अर्थ हूं, जाने में और आने में कुल समय 2.56 सेकंड लगता है बेटे। आगे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बताइए। हम मानता हूं डी दूरी जाना और डी दूरी आना, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कुल डी ही है, लेकिन जाना आना मिलाकर 2D हो गया ना बेटा। आगे कह रहा ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बताइए। बता दूंगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की क्या दे रहा है? चाल। बहुत सिंपल है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे क्या बेटा? समय। आप बहुत आसानी से देख लो, ठीक है ना। चाल तो आपको पता है, 3 × 10⁸ कितना 8 मीटर पर सेकंड।
अब समय भैया जाना आना मिला करके समय 2.56 है ना, तो दूरी तो केवल एक बार की मिली जाएगी ना। गधे वाली बात मत करा करो, जाना आना मिलाकर 2.56 है तो दूरी एक बार तो बताओगे, 72 बार थोड़ी बताओगे, ठीक है ना। तो समय भी एक बार भी लोगे, यानी 2.56 पूरा समय जाना आना है तो उसको 2 से भाग कर दो, एक काट दो, ये कट जाएगा, यानी जो चंद्रमा की पृथ्वी से क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब गुणा भाग करने कहोगे तो खींच के लपड़ मारूंगा, उसके बाद दिमाग हो जाएगा सही, कलर की कराओगे तो ये हो गया। अब देखिए अगला 18वां प्रश्न देखिए बेटा, 18th क्वेश्चन देखिए क्या है। 18th क्वेश्चन कह रहा जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने व उनके स्थान का पता लगाने के लिए सोनार में पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र के अंदर अगर कोई चीज डूब जाती है तो सोनार सिस्टम से ही उसके पता लगाया जाता है कि कितनी दूरी पर डूबी है, ठीक है ना। असल में सोनार से जो तरंगे छोड़ी जाती हैं बेटा, वो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, मैंने इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ाया है सभी बच्चों को। तो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो सोनार से छोड़ी जाती हैं, और जब वेव अंदर जाती है, वो अंदर तो ठोस सतह से टकराकर वापस जाती है, तो जाने में और वापस क्या करने में, आने में समय को काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। और चाल सबको पता ही है, फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय कर देते हैं, फट से मिल जाता है। बड़ी आसानी से देख लो क्या ये सोनार सिस्टम है, भेजा गया तो जाने में और वापस आने के समय को जब कैलकुलेट किया गया बेटा, तो वो समय मिला कितना, 77.0 सेकेंड। ओके, फिर क्या कह रहा है कि उस पराश्रव्य तरंग की जो चाल है वो आपको दे रखा है कितना, 1450 मीटर पर क्या सेकंड। अब दूरी बताना कौन सी बड़ी बात है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, इतिहास गवाह है, तो चाल 1450 मीटर पर क्या है, सेकंड है। और बात करते हैं अगर समय की बेटा, तो क्या चीज करना है, आपको दिया ही है कितना, 77। लेकिन बेटा ये जो समय दिया हुआ है ये जाने और आने का है, लेकिन आप एक ही बार में तो दूरी निकाल लोगे, आधे समय में ही तो, केवल जाने में ही तो निकाल लोगे बेटा। हम कहते हैं जाना आना मिलाकर 10 सेकंड लगा, तो सिर्फ एक दिशा में जाने में 5 सेकंड तो लगा। गधों वाली बात मत किया करो, खींच के लपड़ मारूंगा, ठीक है ना। तो दूरी जो आपने तय की, अब गुणा भाग मैं नहीं करूंगा, तुमको करना होगा कर लेना घर पे जाके, 55.8 किलोमीटर, ठीक है ना। गुणा भाग करोगे मीटर में आएगा आंसर, उसको 10⁻³ से भाग करोगे तो किसमें आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारे विश्व में आधुनिक खगोलविदों एस्ट्रोनॉम के द्वारा, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, द्वारा खोजे गए सर्वाधिक दूरस्थ पिंड, मतलब सबसे अधिक दूर जो पिंड है हमारे विश्व में, हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है ना, जो सबसे दूर पिंड है उसको क्वासर नाम दिया गया बेटा। क्वासर जो सबसे दूर पिंड है हमारे विश्व में, बहुत सारे विश्व हैं आकाश मंडल में, बहुत सारे सौर मंडल हैं, बहुत सारी मंदाकिनियां हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या देखो, गिर गई मेरी किताब, क्या चीज रहा है वो देखिए। कह रहा हमारे विश्व में सबसे अधिक दूरी पर जो है वो क्वासर कहा जाता है। कह रहा उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, मान लीजिए सबसे अधिक दूरी पर, बहुत ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक दूरी पर कोई है उसी को क्वासर कह रहे हैं। अब उससे जो प्रकाश निकला उसको धरती तक पहुंचने में, कहां तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में कह रहा है 300 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है ना। 300 करोड़ वर्ष, कितना करोड़ वर्ष, 300 करोड़ वर्ष लग रहा है, इतना समय लग जा रहा है पहुंचने में, इतना टाइम लग जा रहा है पहुंचने में। अब बता रहा है, पूछ रहा है कि पृथ्वी से उसकी दूरी क्या है क्वासर की। भैया चाल तो वही होगा 3 × 10⁻⁸ क्या 8 मीटर पर क्या सेकंड। बड़ी आसानी से निकल जाएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेगा। अब देखिए बेटा इसको क्या कहते हैं, कलम गिर गई उसकी, कीप गायब है, मिल नहीं रही है। देखिए तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा दूरी, कैसे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल आपको दिया 3 × 10⁻⁸ कितना 8 मीटर पर सेकंड, समय 300 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया ना, यानी 10⁻⁻ कितना 3 3 6 1 7, ठीक है ना। ये हो गया क्या, ये वर्ष हो गया, ये कितना हो गया बेटा 300 करोड़ क्या भैया वर्ष हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ये तो वर्ष है, तो फिर ये समय दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर क्या सेकंड। हम भी गलती कर दिए, बेवजह हमें डायरेक्ट निकल सकता था, एक प्रकाश वर्ष से मल्टी कर देते,
ठीक है ना। 3.15 गुणे 10 की घाते कितना होता है 15, ठीक है ना, इतना होता है 3.15, इतना तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो 300 इतना कर दिया मल्टी, तो ये निकल कर क्या चीज आया बेटा, ये निकल कर आया क्या, समय निकल कर आया। एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं, एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं, ठीक है ना। और ये 300 करोड़, अब यहां से आप पट से इतने सेकंड होते हैं एक वर्ष में, एक वर्ष में। तो ये 300 करोड़ वर्ष में समय, करोड़ में 300 करोड़ हो गया। और यहाँ से जो आप s बराबर निकाल दोगे बड़ी इजीली निकल जाएगा। मैं गुणा भाग नहीं कर पाता हूँ। 2.84 गुणे 10 घाते कितना 22 किलोमीटर, ठीक है ना। किलोमीटर है, आंसर पहले मीटर में आएगा, जब मीटर में आएगा 10 घाते 25 रहेगा बेटा, 1000 से भाग करोगे तब 22 आ जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा, किलोमीटर बदलने के लिए। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, मिटा के तब बताता हूँ, सबसे आखिरी प्रश्न है बेटा एनसीईआरटी का। अभी अंतिम प्रश्न है, इसको अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से देखिए। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है एनसीईआरटी का। एक विख्यात तथ्य है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में चंद्रमा की चक्रिका, आई एम सो सॉरी, कॉल आ गई थी, आई एम सॉरी। कह रहा है एक विख्यात तथ्य है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में चंद्रमा की चक्रिका सूर्य की चक्रिका को पूरी तरीके ढक लेती है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा की चक्रिका सूर्य की चक्रिका को पूरी तरीके ढक लेती है। देखो पहली बात तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की चर्चा की गई है। सूर्य ग्रहण वो भी पूरा है, यानी बिल्कुल सूर्यदेव धरती पर दिखाए नहीं, ये धरती है, चंद्रमा है ये, और ये सूर्य है। और ये देखिए मंजर कुछ ये होता है, चंद्रमा सामने आ गया, ये मून है और ये सन है, ये अर्थ है। चंद्रमा बिल्कुल सामने आ गया सूर्य की, अब हमको बिल्कुल भी सूर्य दिखाई नहीं देगा, यही पूर्ण सूर्य क्या है, ग्रहण है। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, पृथ्वी की सूर्य से दूरी 1.50 गुणे 10 घाते 11 मीटर। पृथ्वी की सूर्य से दूरी पृथ्वी की सूर्य से कितना 1.50 गुणे 10 की घाते कितना मीटर, 11 मीटर। फिर क्या कह रहा है, ये पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी ये आर, अर्थ की मून से कितना 3.84 गुणे 10 की घाते कितना 8 मीटर। ये पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है। सूर्य का व्यास दे रखा है, ये कितना दिया है 1.39 गुणे 10 की घाते 9 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस तथ्य के आधार पर चंद्रमा का लगभग व्यास ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का डीएम व्यास ज्ञात कीजिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, इसी सूर्य से जो कोण बन रहा है उतना ही कोण किससे भी बन रहा है, चंद्रमा से। तो अगर आपसे कहें कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, दोनों स्थितियों में फार्मूला लगेगा। चाप चंद्रमा का भी व्यास हो सकता है डीएम, और रेडियस पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी REM भी हो सकता है, या फिर यह भी चाप का काम कर सकता है DS, और सूर्य की पृथ्वी से दूरी भी आप ले सकते हैं RES। समझ गए बेटा इस चीज को। अब हमको निकालना क्या है, DM चंद्रमा का व्यास। इसी इतने को देखो और सब काम बन जाएगा कि DM DS बटे RES गुणे R क्या EM, इसको इधर भेज दिया, सारी वैल्यू पुट कर दो DS की। DS कहां है, REM बहुत तगड़ा छाला निकला है।
आरियस, यहां से जो मून का व्यास आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 3.56 10⁻6 मीटर। इस तरीके सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो गए। मैं और भी देखूंगा अगर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स होंगे, सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक बात और कहूंगा, आप मुझसे परमानेंट कांटेक्ट में रहने के लिए आप टेलीग्राम पर मुझे द डिफाइन रुद्रा से सर्च करें, या फिर मेरे नंबर से जो कि डिस्क्रिप्शन में है। इन सभी प्रश्नों के आपको, इन सभी आंसर्स के, सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मेरे एक लिंक पर। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।